जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। एनसीईआरटी भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक जो दूसरा है, अध्याय दूसरा, भारत की भूगर्भिक इतिहास, इसके अंतर्गत आपको लिए चल रहे हैं। तो पहला हेडिंग है भूगर्भिक संरचना। तो लिखा है, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों का निर्माण देखिए, चट्टानों का निर्माण प्रायः दो प्रकार से होता है। एक तो आदि चट्टानें, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण इन आदि चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक ओर प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनी युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है। मतलब एक ओर प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें और दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण भारत के 3 बृहद भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। पहला बृहद भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार क्या है इसमें विशेषता? देखिए, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है एवं भारत ही नहीं वरन विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। अब निम्न क्रम, जैसे भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारत में चट्टानें इतने प्रकार की मिलती हैं। पहला प्रकार है आदि महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें। दूसरा प्रकार है पुराण महाकल्प की चट्टानें। तीसरा है द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें। और चौथा प्रकार है आर्य महाकल्प की चट्टानें। आदि महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, आर्कियन क्रम एवं धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम तथा धारवाड़ क्रम। जबकि पुराण महाकल्प की चट्टानें, एक प्रकार होता है कुडप्पा क्रम, दूसरा होता है विंध्यन क्रम, और इसके 2 प्रकार होते हैं। कुडप्पा क्रम के 2 प्रकार, निचली कुडप्पा और ऊपरी कुडप्पा। और विंध्यन क्रम जो पुराण महाकल्प की चट्टानें हैं, उसके भी 4 भाग होते हैं। एक होता है निम्न विंध्यन समूह, दूसरा होता है ऊपरी विंध्यन समूह, और तीसरा होता है दिल्ली क्रम, और चौथा है हिमाचल क्रम। तीसरा प्रकार है द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानों में है, जिसके कई प्रकार हैं, जैसे कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन,
एवं कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के 3 प्रकार हैं, ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस, तीसरा है निचली कार्बोनिफेरस। और आर्य महाकल्प चट्टानों के कई भाग हैं, जैसे गोंडवाना समूह, ऊपरी कार्बोनिफेरस ट्रियासिक समूह, ज्यूरेसिक समूह, क्रीटेशियस समूह और अगला है डक्कन ट्रैप। तो गोंडवाना समूह के भी 3 भाग हैं, निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। और बाकी तो अगला जो प्रकार है इसी का, आर्य महाकल्प का अगला प्रकार है तृतीय जीवकल्प टर्सियन क्रम, जिसके 3 भाग हैं, इओसीन क्रम, ओलिगोसीन तथा मायोसीन क्रम, और तीसरा है निचला प्लायोसीन अथवा शिवालिक क्रम। चतुर्थ जीवकल्प क्वार्टरी क्रम किसे कहते हैं, जिसके 2 भाग हैं, प्लीस्टोसीन क्रम व आधुनिक अथवा होलोसीन क्रम। तो ये तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण है। तो पहला जो हम देख रहे थे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए इसकी चट्टानें निम्नलिखित क्रम में मिलती हैं। सबसे पहले मिलती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। किस क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ, मतलब गर्म पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये मूलभूत चट्टानें, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये मूलभूत चट्टानें हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% कैम्ब्रियन पूर्व काल में बना है, यानी आर्कियन युग को ही कैम्ब्रियन पूर्व काल कहते हैं। तो पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% कैम्ब्रियन पूर्व काल का में बना है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है और इनमें जीवाश्म का अभाव है। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। कैसी हैं? नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आद्यकल्प यानी आर्कियन चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में आद्यकल्प चट्टानों के 3 पूर्ण परिभाषित प्रकार मिलते हैं। नंबर 1 बंगाल नीस, नंबर 2 बुंदेलखंड नीस और नंबर 3 नीलगिर नीस। ये 3 भाग मिलते हैं, आद्यकल्प चट्टानों के 3 रूप मिलते हैं। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार हैं। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती हैं। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। तो ये आर्कियन चट्टानों का मैप है। अगला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार में अगली चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कैसी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं निरूपित हो चुकी हैं। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों ही में पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 1 कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेलारी जिलों में, जहां से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में पाई जाती है। और दूसरा जो है वो छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकीर पहाड़ियों में भी इनका विस्तार है। और तीसरा है दिल्ली के अरावली रियोलो श्रेणी से लेकर अलवर तक तथा हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। ये धारवाड़ चट्टानों का मैप है।
अगला है प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें। अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें। तो ये दक्षिणी प्रायद्वीप पठार का ही क्रम चल रहा है, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें। देखिए, दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिलों में, मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेशों में, नागपुर व जबलपुर में सासर श्रेणी, बालघाट व भटिंडा में चिली श्रेणी, हजारीबाग आदि में गोडाइट श्रेणी तथा विशाखापत्तनम में कुदोराइट श्रेणी, अरावली श्रेणी के क्षेत्र में ऊपरी अरावली व निचली अरावली श्रेणियों के रूप में दिल्ली के निकट तक और गुजरात में चंपानेर श्रेणी से विस्तृत है। बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें। अगला हेडिंग, बाह्य प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानें। देखिए, पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं पर्वत श्रेणियाँ हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट वैरल श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम इन चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्या हैं? देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं। इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। किसके? कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, आंध्र प्रदेश के। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी पूर्व राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती हैं। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्व घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो ये तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हुई। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या विशेषता है इनकी? देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालुका पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है। दक्कन ट्रैप क्या है? क्रीटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रिया हुई है। बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भूआकृति का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है।
दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है। यहाँ क्वार्टरज बॉक्साइट तथा अर्धमूल पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगूर के नाम से जाना जाता है। अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। कैसी? विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनाती है। विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक यानी 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्यन क्रम के अंतर्गत आते हैं। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, जबकि बलुआ पत्थरों से दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ था। पन्ना और गोंडवाना की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम में ही पाई जाती है। अगला है टर्शियारी क्रम की चट्टानें। देखिए, टर्शियारी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। टर्शियारी शैलें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित हैं। इस क्रम के शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जहां इसे लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित हैं। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। गंगा और सतलज से अतिरिक्त प्रायद्वीपी कौन कौन है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहानों पर कॉप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। करेवा सरोवरी निक्षेप है, जिसमें बादाम, अखरोट तथा जाफरान की खेती की जाती है। करेवा नामक जो है वो सरोवरी निक्षेप है। ध्यान देना, बहुत प्रसिद्ध है। करेवा जो है सरोवरी निक्षेप है, जिसमें बादाम, अखरोट तथा जाफरान की खेती की जाती है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। जो प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें चल रही थी, उसमें इसका महत्व क्या है? महत्व ये है, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं और यहाँ अनेक जल प्रपात मिलते हैं, जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खंडों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो जाती है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिन पर मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं एवं यहाँ सागौन, देवदार
अबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियां मिलती हैं। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों में संपन्न है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है और इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लेगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। तो ये तो प्रायद्वीपीय पठार का महत्व है। अगला जो विशेषता है वो है अगला जो भाग है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तो भारत की भूगर्भिक इतिहास में पहला तो था प्रायद्वीपीय, पहला भाग था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा जो है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जो भारत को कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बन सकी है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय नदियों को वर्षवाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती हैं। उदाहरण के लिए सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकाले गए नहरों को देखा जा सकता है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकिल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन हैं। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। और यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी हैं। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शियारी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला भी उपलब्ध है, जो कि कारगिल क्षेत्र के रियायशी में मिलता है। वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लारेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक व सांस्कृतिक एकत्व का बोध कराने में उसकी महती भूमिका रही है।
उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। 3 भागों में बताया था, एक हो गया उत्तर की विशाल पर्वतमाला और तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। देखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण क्वार्टरनरी एवं नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसंतति के निरंतर संकरा व छिछला होना एवं हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जड़ोड़ बांगर एवं नए जड़ोड़ खादर कहलाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी का दूसरा लेसन जो था वो कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग।